हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 टिश्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस पर हम प्लांट टिश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनिमल टिश्यूज़ डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यूज़ में हम देखेंगे सबसे पहले कि टिश्यूज़ होते क्या हैं, साथ में प्लांट में कितने प्रकार के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन तीन चीज़ पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 टिश्यूज़, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। A single cell working on its own would achieve very little inside an animal or a plant, so many similar cells lying side by side work together as a team to perform the same function. Such groups are called tissues. We will describe here only the more common plant and animal tissues. क्या होता है, किसी भी प्लांट या एनिमल में एक सिंगल सेल के बस का तो नहीं होता है कि सारे फंक्शंस को वो अकेले ही परफॉर्म कर दे, है ना। कोई भी एनिमल है या प्लांट है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। अगर उन इतने सारे सेल्स में से किसी एक सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए कि भाई आप रेस्पिरेशन भी कर दो, एक्सक्रीशन भी कर दो, डाइजेशन भी कर दो, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर ग्रुप बना लेते हैं और वो ग्रुप बना के एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जो ऐसे सिमिलर सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और वो सेम फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, आज के इस चैप्टर में जो कॉमन प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में तो स्पेशली हम जो कॉमन प्लांट टिश्यूज़ हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टिश्यूज़ की डेफिनेशन क्या होगी? बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। टिश्यूज़ मतलब होता है द टीम ऑफ वर्कर्स। मतलब एक वर्कर्स की टीम है जो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे इनसाइड एन एनिमल और अ प्लांट। ठीक है ना, तो वर्कर्स की टीम है और वर्कर्स कौन होंगे? सिमिलर सेल्स होंगे जो कि एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने ग्रुप बनाया है और एक साथ मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या दी गई है? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स पजल्स अ टिश्यू सिस्टम। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यू सिस्टम है। अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें टिश्यू सिस्टम पाया जाएगा। अगर वो यूनिसेलुलर होगा तो फिर टिश्यू सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिंगल सेल है, तो फिर वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर कोई भी प्लांट या एनिमल मल्टी सेलुलर है तो उसके अंदर टिश्यू सिस्टम होगा, यानी कि उसके अंदर के जो सेल होंगे वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। जो सिमिलर सेल्स होंगे वो अलग अलग ग्रुप बना लेंगे और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगे इनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, most plants and animals possess a tissue system. The human body, for example, has an epithelial tissue covering the skin. The muscular tissue made up of muscle cells, which by contraction bring about movements. सारे प्लांट्स और एनिमल्स में, अधिकतर प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यू सिस्टम होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात कर लें तो हमारे जो स्किन है उसके ऊपर किसी कवरिंग है? एपिथेलियल टिश्यूज़ की। हैज़ एन एपिथेलियल टिश्यूज़ कवरिंग द स्किन। हमारी स्किन को कवर क्या कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यूज़ कर रहा है। उसी तरीके से जो मस्कुलर टिश्यू है वो मसल सेल से मिलकर बने हैं और ये क्या मस्कुलर टिश्यू क्या काम करता है? ये कंट्रैक्शन करता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स मूव होते हैं। ठीक है, तो जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो मसल सेल से मिलकर बने हैं और ये कंट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार का मूवमेंट होता है। इसी तरीके से इन अ प्लांट द कंडक्टिंग टिश्यूज कंडक्ट वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम द सॉइल टू द एरियल पार्ट्स एंड फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स टू द लोअर पार्ट्स। तो जिस तरीके से आपने ह्यूमन बींग्स में देखा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्किन के ऊपर होते हैं और स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसी तरीके से मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो मसल सेल्स बनते हैं और कंट्रैक्शन करके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, जो कि वाटर को सॉइल से ऊपर वाटर प्लांट के ऊपर वाले पार्ट्स में तक ट्रांसपोर्ट करता है, जो एरियल पार्ट्स कहलाते हैं, यानी कि स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस वगैरह में। और ठीक इसी प्रकार से जो फोटोसिंथेसिस से लीव्स खाना बनाती हैं उसको प्लांट के बाकी हिस्से में पहुंचाने का काम भी दूसरे कंडक्टिव टिश्यूज़ यानी फ्लोएम करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अब रिलेशन क्या है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म में? आपको एक बेसिक सा एक सीक्वेंस याद रखना है कि देखो जो सेल्स होते हैं, सेल्स का जो ग्रुप होता है वो टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, जैसे हार्ट, लिवर वगैरह बना दिया, और ये ऑर्गन्स मिलके बनाएंगे ऑर्गन
सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम बना दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया, और सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के क्या बन जाता है हमारा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कोई भी प्लांट या एनिमल बन जाएगा। तो ये सीक्वेंस होता है, सेल सबसे छोटे होते हैं, उसके बाद टिश्यूज आते हैं, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन्स के बाद आपके ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ये 1, ये 2, 3, देन 4 एंड 5। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप है वही ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। Several tissues together contributing to some specific functions inside the body constitute an organ। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शंस बॉडी के अंदर कर रहे हैं तो उसको ऑर्गन कहते हैं, है ना। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर अगर बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम ऑर्गन कहते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यूज को ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि टंग है, टंग के ऊपर जो होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स भी रहते हैं टंग पर, नर्व सेल्स भी रहते हैं, मसल सेल्स भी रहते हैं। ये सारे सेल्स मिलकर टंग का फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। मतलब जब फूड का टेस्ट क्या है, या जो आप जब खाने को चू करते हो तो खाने को सलाइवा से मिलाने का काम करता है। मतलब डाइजेशन में भी जो फर्स्ट स्टेप होता है जो डाइजेशन का, वो अपने माउथ में ही शुरू हो जाता है ना। तो जो टंग होती है वो क्या करती है, वो फूड को मिक्स करने का काम करती है सलाइवा से। तो इस तरीके से जो टंग होती है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है, जैसे एपिथेलियल सेल्स टंग में पाए जाते हैं, नर्व सेल्स, मसल सेल्स वगैरह पाए जाते हैं। और इस तरीके से सारे सेल्स और टिश्यूज मिलकर क्या बना लिया, एक ऑर्गन बना लिया, यानी कि टंग बना लिया। Many organs acting together to perform a specific life process constituted an organ system। जिस तरीके से बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस करते हैं, इसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं आपका, है ना। आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है तो आपका माउथ आ जाएगा, फिर स्टमक आ जाएगा, आपका लिवर आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना लिया और फिर डाइजेशन का प्रोसेस फंक्शन कंप्लीट होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेता है। ऑर्गन सिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनिज्म। और सारे ऑर्गन सिस्टम, मतलब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सारे सिस्टम को मिला लिया तो क्या बन जाता है ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट का इन्होंने एग्जांपल दिया कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को मिलकर क्या बन जाता है प्लांट, और जो कि एक ऑर्गेनिज्म है। तो कहने की बात ये है कि सेल्स का ग्रुप बनाता है टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका चलता है ताकि बॉडी में सारे फंक्शंस अच्छी तरीके से होते रहें। प्लांट टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। प्लांट टिश्यू को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उसको मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल्स कैन मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन की क्षमता होती है, यानी कि मेरिस्टोस का मतलब ही होता है डिवाइड, मतलब एक सेल डिवाइड होकर 2 में बन जाता है, फिर ये डिवाइड होकर 4 में कन्वर्ट हो गए, ये फिर ये डिवाइड करके आपके और आगे उसमें कन्वर्ट होते चले आएंगे। तो इस तरीके से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो मल्टीप्लाई करके नए सेल्स बनाते हैं। अपने आप में मेरिस्टोस जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और ये स्पेशलाइज होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। क्या होता है वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम भी बोलते हैं। फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ अ प्लांट सच एज टिप्स ऑफ रूट, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। ये याद रखो, लोकेशन याद रखो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट का जितना भी ग्रोइंग हिस्सा है, यानी कि रूट की जो टिप है, स्टेम की टिप है, ब्रांचेस की टिप है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। तभी तो तुम्हारे जैसे ये है और तुम्हारे ये तुम्हारी ये जड़ें हैं। ठीक है, इसके टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तभी तो जड़ और लंबी होगी, है ना। जैसे तुम्हारा स्टेम है, इसके टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो डिवाइड करके ये इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। ब्रांचेस के टिप पे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बढ़ के इसकी लेंथ बढ़ाएंगे या इसकी हाइट बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस के टिप्स में पाए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। ठीक है,
Meristematic tissues are also present between the bark and the wood of trees. Therefore, it leads to growth in the diameter of the stem. एक तो ये रूट शूट के टिप पे तो प्रेजेंट रहते ही हैं, साथ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके प्लांट के बार्क और वुड के बीच में रहते हैं, मतलब यहाँ पे भी ये अंदर भी पाया जाता है। इसलिए जैसे स्टेम तुम्हारी पतली है, फिर ये और टिश्यू मल्टीप्लाई करके चौड़ी बन जाएगी, फिर और करके और चौड़ी बन जाएगी। तो जो उसका जो ट्रंक होता है ट्री का, वो जब छोटा होता है प्लांट तो पतली से ट्रंक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है ना। चौड़ाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनके बीच में भी क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जो कि मल्टीप्लाई करके ये नए सेल्स बनते जा रहे हैं और ये इसके डायमीटर को बढ़ाता जा रहा है, यानी कि प्लांट को चौड़ा भी करता जा रहा है। तो प्लांट की तुम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है ना। सेल्स आर स्मॉल। अधिकतर इनका जो शेप होता है वो क्यूबिकल होता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से क्यूबिकल शेप में ये रहते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, कोई डिपोजिशन नहीं होता है सेल वॉल में। इनमें बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, एक न्यूक्लिया जो होता है लार्ज होता है। इसमें वैक्यूल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में वैक्यूल्स लगभग ना के बराबर होते हैं, होंगे भी छोटे से होंगे। सेल्स टाइटली पैक्ड विथ ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो पास होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होती है, ठीक है, ये पास रहेंगे, इनके बीच में स्पेस नहीं होती है। द सेल्स एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्टिवली डिवाइड करके नए सेल्स प्लांट पे बनाते रहते हैं, ठीक है। इसलिए प्लांट जो छोटा सा पौधा लगाया कुछ दिनों में देखते हैं वो पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो वो पौधे की ग्रोथ कैसे हुई? उसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे वो डिवाइड हो के नए सेल्स बनाते गए और उसकी ग्रोथ होती चली गई और पौधा आपका बड़ा हो गया। न्यू सेल्स दस प्रोड्यूस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यूज़। और फिर न्यू सेल्स जब अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में, ठीक है। तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिवीजन करने की कैपेबिलिटी नहीं बचती है तो फिर वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। फिर ये परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लांट को बेसिकली सपोर्ट करने में मदद करते हैं। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब इस बुक के हिसाब से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एपिकल मेरिस्टम या केम्बियम। केम्बियम को हम लेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं। किसी बुक में एक और डिवीजन दिया है जिसको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। किसी बुक में इंटर कैलरी वर्ड भी दिया है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल, केम्बियम या लेटरल, और तीसरा है इंटर कैलरी। जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो प्लांट के टिप में पाया जाता है, मतलब स्टेम की टिप में, रूट की टिप में, लीव्स की ब्रांचेस की टिप में। जो लेटरल होता है मेरिस्टम होता है वो प्लांट के लेटरल साइड्स में, मतलब यहाँ साइड्स में पाया जाता है और प्लांट के डायमीटर को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है वो लीफ की नीचे, लीफ की जो ये स्टॉक होती है, जो डंडी होती है ना, इसके नीचे पाया जाता है या 2 नोड्स के बीच में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम का? जो नई ब्रांचेस निकल रही हैं उनकी ग्रोथ करना, उनमें उसकी मोटाई बढ़ाना, उसकी थिकनेस बढ़ाना। जैसे जब हल्की सी ब्रांच की जो ट्विग निकली है ना, तो ये जो इंटर कैलरी जो मेरिस्टम्स होंगे ना, जल्दी से डिवाइड करेंगे और फिर ये इसी ट्विग को मजबूत कर देंगे, है। थोड़ी दिनों के बाद देखते हैं यही ब्रांच थोड़ी सी अच्छी से मजबूत या चौड़ी सी दिखने लगती है। तो ये ग्रोथ कैसे हुई? क्योंकि आपके ये इंटर कैलरी मेरिस्टम्स जल्दी डिवाइड करके नए सेल्स बना, पहले हल्की से पतली सी हुई थी और फिर यही डिवाइड करके इसको चौड़ा कर देंगे, मोटा कर देंगे, या बढ़िया अच्छे से इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे इस बुक के हिसाब से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो 2 प्रकार के, एपिकल मेरिस्टम्स और लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। ये 2 इस तरीके से इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये मेरिस्टम्स दिखा रहे हैं, जो टिप पे है ना छोटे छोटे सेल से मेरिस्टम्स दिखा रहे हैं, ये पत्ती है, ठीक है। और एपिकल और टर्मिनल मेरिस्टम, दिस इज लोकेटेड नियर द टिप्स of roots and stem and also in the growing young leaves near the tips of stems as well as on the tips of axillary buds। जो एपिकल या टर्मिनल मेरिस्टम होता है, एपिकल का मतलब होता है एपेक्स और एपेक्स का मतलब होता है टिप। तो नाम से ही पता चल रहा है जो एपिकल या टर्मिनल मेरिस्टम्स होते हैं वो रूट की टिप पर, स्टेम की टिप पर या ग्रोइंग यंग लीव्स की टिप पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक्सिलरी बर्ड की टिप पे भी पाए जाते हैं और बर्ड से फिर वो फ्लावर बन जाता है, ठीक है। या मतलब किसी भी चीज़ की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं। ये फटाफट ये डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनाते हैं और उसकी ग्रोथ करवाते हैं। जो केम्बियम या लेटरल मेरिस्टम होता है ये बार्क
के नीचे प्रेजेंट रहता है. दिस इज सिचुएटेड बिलो द बार्क एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम. स्टेम को जैसे जब नया पौधा होता है तो स्टेम की जो स्टेम होती है पतली सी होती है, कुछ दिनों के बाद वो स्टेम आपको थोड़ी चौड़ी दिखने लगती है. तो जो ये चौड़ापन आ गया ना, वो क्यों आ गया? क्योंकि जो लेटरल मेरिस्टम था ये डिवाइड होकर नए सेल्स बना दिए इसने, और इसने इसको स्टेम को चौड़ा कर दिया, यानी कि उसका डायमीटर इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो ये तो थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं. परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड. नाम से पता चल रहा है परमानेंट. अब ये परमानेंट हो गए, यानी कि इनकी जो डिवाइड करने की एबिलिटी है वो खत्म हो गई है. दे टेक अ परमानेंट शेप टू परफॉर्म सम परमानेंट फंक्शन. अब चूंकि नाम से ही पता चल रहा है ये परमानेंट टिश्यूज है और इनकी डिवाइड करने की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो गई है, यानी कि परमानेंट शेप ले लेंगे और जिसकी वजह से एक परमानेंट फंक्शन को ही परफॉर्म ये करेंगे. दे मे बी लिविंग, न्यूक्लियस प्रेजेंट और डेड. जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो लिविंग ही होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है. अगर लिविंग होगा परमानेंट टिश्यूज तो उसके पास न्यूक्लियस होगा, और अगर डेड होगा तो उसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होगा. ठीक है. According to the functions performed by the permanent tissues, there are 3 types of permanent tissues: protective permanent tissues, supporting and conducting. परमानेंट टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से परमानेंट टिश्यूज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. परमानेंट टिश्यूज कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से परमानेंट टिश्यू प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, सपोर्टिंग हो सकते हैं या कंडक्टिंग. प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है. अब देख रहे हैं ये वाले दिखा रहे हैं, तो थिक मोटी सी वॉल दिखा रहे हैं, थिन नहीं दिखा रहे. जबकि मेरिस्टेमेटिक के केस में हमने पढ़ा था कि थिन वॉल्स होती हैं. प्रोटेक्टिव टिश्यूज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो रूट की सरफेस पे, स्टेम की सरफेस पे और लीव की सरफेसेस पे पाए जाते हैं, और इनका काम होता है इन सरफेसेस को प्रोटेक्ट करना. तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है और ये रूट, स्टेम्स और लीव्स की सरफेस पे पाए जाते हैं, और इनका मेन फंक्शन ही होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. जैसे कि एपिडर्मिस ऑफ लीव्स विच सीक्रेट अ वैक्सी वाटर प्रूफ मटीरियल. जैसे लीफ के ऊपर जो लेयर होती है एपिडर्मिस की होती है, और एपिडर्मिस के ऊपर एक वाटर प्रूफ मटीरियल रहता है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, और कि क्यूटिकल क्या करता है, पत्तियों को वाटर प्रूफ बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी पत्ती के अंदर नहीं जाता, पत्ती को गलाता नहीं है ना. तो एपिडर्मिस का क्या काम है पत्तियों में? एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन का. तो एपिडर्मिस एक प्रकार का प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू हो गया. कॉर्क सेल्स इन द बार्क, इसी तरह के बार्क में जो पेड़ की छाल होती है जिसको हम बार्क कहते हैं, उसके जो कॉर्क सेल्स हुए वो भी प्रोटेक्टिव टिश्यूज में ही आएंगे. कंटेन अनदर स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटीरियल, और ये कॉर्क भी वाटर प्रूफ होते हैं और ये पेड़ के तने को पानी से बचाते हैं. जब पानी से बचेगा तो वो कीटाणुओं से भी बचता है. राइट. नेक्स्ट है सपोर्टिंग टिश्यूज. नाम से पता चल रहा है सपोर्टिंग टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कॉलन. पता है ये बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा. जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं वो पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा हैं. पैरेन्काइमा क्या होता है? आप देखो ये स्ट्रक्चर ध्यान देना, अब इसी पे क्वेश्चन बनते हैं. जो पैरेन्काइमा में होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स. ठीक है. ओवल, सर्कुलर और पॉलीगोनल इन शेप. जो पैरेन्काइमा होते हैं उनकी सेल वॉल थिन होती है, इनका शेप या तो ओवल होगा या सर्कुलर होगा या पॉलीगोनल होगा. पॉलीगोनल समझ गए ना कैसे होता है? पॉलीगोनल मतलब इस तरीके से जो शेप होता है ना, हनीकॉम स्ट्रक्चर, इस तरीके से होता है. ठीक है. यूजुअली अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, एक बड़ा सा जो प्लांट सेल है तुम्हारा, ठीक है, इसमें सेल वॉल है, ठीक है, इसके अंदर बड़ा सा वैक्यूल पाया जाएगा. ठीक है. फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये पैरेन्काइमा होते हैं प्लांट जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जैसे कॉर्टेक्स, जैसे आउटर रीजन सच एज इन द कॉर्टेक्स आउटर रीजन एंड इन द पिथ सेंट्रल रीजन. ठीक है ना. जो प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और पिथ, उसमें ये आपके पैरेन्काइमा पाए जाते हैं. जो वुड, जैसे वुड का आपने ऐसे टुकड़ा बीच का काटा तो बीच का जो हिस्सा होता है उसको पिथ कहते हैं. ठीक है. ये पिथ में क्या होगा? पैरेन्काइमा होगा. इनका फंक्शन क्या? मे स्टोर फूड एज इन पोटैटोज. कहीं कहीं ये फूड के स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं. जैसे पोटैटो केस में जो पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं उसमें फूड जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च.
प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट टू द प्लांट, और प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में ये पाए जाते हैं, इसलिए ये ना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये पैकेजिंग मटेरियल की तरह होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को अच्छे से पैकेज कर देते हैं ताकि वो यहाँ से वहाँ डिसलोकेट नहीं हो। तो ये टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये इस तरीके से दिखाया, दो ये डायग्राम देखो पैरेन्काइमा का, कि इसकी सेल वॉल पतली सी है, इतना बड़ा सा वैक्यूल है और इस साइड में छोटा सा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ रूट थिन वॉल सिंगल लार्ज वैक्यूल, रूट के जो कॉर्टेक्स से ये लिया है सेक्शन और उससे ये दिखाया है। पोटैटो को मैं ये दिखाया है कि छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट है और उसमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स स्टोर हैं, जो स्टार्च बनता है ना पोटैटो का, वो जाके इसमें स्टोर करता है। इसलिए हम कहते हैं कि पैरेन्काइमा में फूड भी स्टोर होता है। तो सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में पैरेन्काइमा फूड भी स्टोर करता है। सम पैरेन्काइमेटस सेल्स पर्टिकुलरली इन द लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड आर टर्म्ड एज क्लोरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं स्पेशली लीफ में, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है तो इन पैरेन्काइमेटस सेल को हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। स्पेशली पत्तियों में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और जब पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और ये ग्रीन कलर के होते हैं। और ऑब्वियसली अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो यानी कि क्लोरोफिल होगा तो यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा और ये फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लोरेन्काइमा हेल्प्स द लीफ टू प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरेन्काइमा क्या करता है, पत्तियों को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट पैरेन्काइमा के बाद जो नेक्स्ट है मेन वो है कॉलेनकाइमा। कॉलन मतलब होता है ग्लू, मेड अप ऑफ सेल्स विच आर इलोंगेटेड एंड द सेल वॉल इज थिकेंड विथ एट द कॉर्नर्स। जो कॉलेनकाइमा होते हैं वो लंबे लंबे सेल्स से मिलकर बनते हैं। ये डायग्राम देखो, जो तुम्हारे जो कॉलेनकाइमा के जो सेल्स हैं ये लंबे लंबे इलोंगेटेड है, और इनकी सेल वॉल देखो कॉर्नर पर थिक है, यहाँ पे थिक है, यहाँ पे थिक है, ठीक है। Made up of cells which are elongated and the cell wall is thickened at the corners. It is found in the leaf stalk एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। तो कॉलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, लोकेशन कहाँ है कॉलेनकाइमा की, पत्ती की जो डंडी होती है ना, लीफ की स्टॉक जो होती है वहाँ कॉलेनकाइमा पाए जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सख्त होती है। तो वो सख्त क्यों होती है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दिस टिश्यू हेल्प्स टू सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जहाँ पे भी कॉलेनकाइमा प्रेजेंट रहेगा वो उस हिस्से को, प्लांट के उस हिस्से को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मेन फंक्शन जो कॉलेनकाइमा का है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है, और इसकी लोकेशन क्या है, लीफ स्टॉक में पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, जो स्क्लेरोज वर्ड जो है वो हार्ड, इसका मतलब होता है हार्ड। जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विच हैव बिकम डेड। दीज सेल्स डेवलप वेरी थिक वॉल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये तो ऐसे पतले पतले लॉन्ग नैरो सेल से मिलकर बनते हैं और ये डेड होते हैं, जबकि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा क्या होते हैं, वो लिविंग होते हैं। जबकि तुम्हारा जो स्क्लेरेनकाइमा वो डेड है, और इनकी जो वॉल्स है वो थिक है। किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास डिपोजिशन का है, लिग्निन का डिपोजिशन है। लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से, ये वर्ड याद रखना, किसकी वजह से ये थिक है, क्योंकि इसकी वॉल्स में लिग्निन का डिपोजिशन है। तो दिस टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द पार्ट्स, प्लांट्स पार्ट, इट इज फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीफ। तो इसका फंक्शन क्या है स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन है कि प्लांट के पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूत बनाता है। और अधिकतर स्क्लेरेनकाइमा आपको स्टेम्स में या लीव्स की वेन्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। लीव्स की वेन्स क्या होती हैं, आपने पत्ती देखी होगी ना, पत्ती ऐसे देखी है आपने, है ये मिडरिब होती है, मिडरिब से ऐसे ब्रांचेस से निकलती है, इनको वेन्स कहते हैं। तो ये आपने कभी पीपल के पत्ते में टच करके देखना, ये तुमको हार्ड दिखेंगी ये वेन्स, ये चीज़ हार्ड दिखती है। क्यों, क्योंकि ये स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बनती है, और स्क्लेरेनकाइमा का मतलब ही है हार्ड, ठीक है। The above three categories, namely parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, are grouped as a simple tissues. तो क्या होता है एक्चुअली, क्या जो तुम्हारा परमानेंट टिश्यू है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपल टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, ठीक है। तो तुम्हारे जो पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा है, ये तुम्हारा सिंपल टिश्यूज़ में आ जाता है, और जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में तुम्हारे वस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। The above three categories, namely parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, are grouped together as simple tissues, each being made up of one type of cells. इनको simple tissues इसलिए बोला गया है क्योंकि एक प्रकार के सेल से मिलके बनता है, इनका स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है ना, एक ही जैसे सेल्स पाए जाते हैं। Fibers and stone, ropes, mats and certain textiles are made from plant fibers such as those of linen and hemp. कुछ जो आपके कुछ टेक्सटाइल्स होते हैं, रोप हुआ, मैट हुआ, और कुछ टेक्सटाइल हुआ जैसे लिनन हुआ या हेम्प हुआ, वो फाइबर यानी कि रेशों से मिलके बनते हैं।
तो ये रेशे कहाँ से आते हैं? ये प्लांट से तो आते हैं। दीज फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमा सेल। तो जैसे तुम्हारा जूट एक फाइबर है ना, तो जूट फाइबर है, वो फाइबर है एक्चुअली क्या? वो एक्चुअली में स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है, जिसने फाइबर का वो ले लिया है रूप। इसी तरीके से अखरोट का जो शेल होता है वो कितना हार्ड होता है ना? तो जो हार्ड वॉलनट शेल होता है ना, या जो जैसे आप आम है, आम की गुठली एकदम पत्थर जैसी हो जाती है, ग्रिटी हो जाती है, स्टोन लाइक हो जाती है ना? तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वो किससे बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा सेल से बनी होती है, और वो उसको हार्ड कर देती है। इसलिए हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को स्टोन सेल्स भी कहते हैं। तो जितने भी फाइबर्स आप देखते हो, जैसे रोप्स, मैट्स या टेक्सटाइल जिस फाइबर से बने होते हैं, जैसे लिनन हुआ, हेम्प हुआ, जूट हुआ, ये सारे के सारे स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनके जो शेल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो वो भी आपके स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनते हैं। कोई फल है, उसके अंदर का जो बीज है, अगर वो हार्ड है, स्टोनी है, तो वो भी समझ जाना वो स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बना है। इसलिए हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ थर्ड है कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज ऑल्सो कॉल द वस्कुलर टिश्यूज। दोनों नाम याद रखो, कंडक्टिंग टिश्यूज को हम वस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। दे प्रोवाइड अ पैसेज फॉर वाटर एंड डिजॉल्व मटीरियल्स टू मूव अप एंड डाउन इन द प्लांट। प्लांट में पानी और डिजॉल्व मटेरियल ऊपर नीचे जा सके, प्लांट के ऊपर, मतलब जैसे जड़ों ने जो पानी एब्जॉर्व किया, रूट्स ने जो वाटर एब्जॉर्व किया, अब प्लांट के ऊपर वाले हिस्से में भी तो पहुंचाना है पानी, तो उसको कौन ले जाएगा? कंडक्टिंग टिश्यूज ले जाएंगे, यानी कि वस्कुलर टिश्यूज ले जाएंगे। उसी तरीके से पत्तियों ने जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया है, वो प्लांट के बाकी हिस्से में ही पहुँचाना है, स्टेम में ही पहुँचाना है, रूट में भी पहुँचाना है, ब्रांचेस में भी पहुँचाना है। तो वो कैसे, वो तुम्हारा जो फूड किस तरीके से ट्रांसलोकेट होगा? वो इन्हीं कंडक्टिंग टिश्यूज़ की मदद से होगा। प्लांट में दो प्रकार के कंडक्टिंग टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इन कंडक्टिंग टिश्यूज़ को हम वस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं, राइट? तो दो प्रकार के कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्लांट में पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की कैटेगरी में आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल्स हैं। क्योंकि तो जाइलम जो होता है खुद में 4 प्रकार का होता है। देखो, दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये अलग अलग वो दिखा रहे हैं। अभी बताएंगे कि जो जाइलम टिश्यू होता है वो 4 प्रकार का होता है, यानी कि ये एक जैसे सेल से मिलकर नहीं बनता है। ये ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स, इससे मिलकर बनता है। तो 4 प्रकार के ही जाइलम ही 4 प्रकार का हो गया है ना, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आता है। तो जाइलम क्या होते हैं? जाइलम सेल्स आर इलोंगेटेड एंड थिक वॉल्ड। जाइलम सेल्स जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, उनकी वॉल थिक होती है। दीज सेल्स आर समवॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेज, एक ट्यूब के पैसेज की तरह रहते हैं। दे प्रोवाइड फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटीरियल एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये याद रखो, ये फंक्शन है तुम्हारा जाइलम का। जो जाइलम क्या होते हैं? जाइलम के ऐसे लंबे लंबे से ट्यूब होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से ऐसे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, बीच में ना इनमें ऐसे छन्नी सी लगी रहती है, जिसको सीफ प्लेट कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये होती भी नहीं, घुल जाती है, तो ये कंटिन्यूसली ऐसा जुड़ के ऐसे पाइप बना लेते हैं। और जड़ों ने जो पानी एब्जॉर्ब किया है वो इन जाइलम के द्वारा प्लांट के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचता है। तो जाइलम क्या करता है? जो पानी के साथ, जो पानी जिसने एब्जॉर्ब किया और पानी के साथ घुल के जो मटीरियल, जो डिजॉल्व मटीरियल आ गए, उसको वो प्लांट के ऊपरी हिस्सों में पहुंचाता है। तो जाइलम का फंक्शन है, दे प्रोवाइड फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटीरियल एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो ओल्डर जाइलम होते हैं वो वुड कहलाते हैं। जाइलो का मतलब होता है वुड। ओल्डर जाइलम टिश्यूज फॉर्म्स द वुड एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट। जो जाइलम ओल्ड हो जाते हैं वो आगे चल के वुड बन जाते हैं। जो लकड़ी जो होती है ना, प्लांट की जो लकड़ी होती है ना, वो जाइलम से ही बनती है। जब जाइलम तुम्हारा वुड में कन्वर्ट हो जाता है तब वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता है। अब वो सिर्फ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में मदद नहीं करेगा। यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग इट्स एनुअल रिंग। आपको पता है ना कि किसी भी ट्री की एज आप कैसे निकाल सकते हो? उसके एनुअल रिंग को काउंट करके। कितने एनुअल रिंग इसके अंदर है उसको आप काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल पुराना ये ट्री है। द जाइलम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीज एंड वेसल्स, है ना, इसलिए एक जैसे सेल से मिलकर नहीं बनते हैं, ये 4 प्रकार के सेल से मिलकर बनते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं। ये ट्रैकीड्स और वेसल से मिलकर बनते हैं, इनको हम ट्रैचरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और साथ में इसमें जाइलम पैरेन्काइमा भी पाया जाता है। देखो इस तरीके से इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसमें दिखाया है। मैग्नीफाइड पोर्शन ऑफ स्टेम रिप्रेजेंटिंग अ हर्ब एंड शोइंग इट्स ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल व्यूज सेवरल
टिपिकल प्लांट टिश्यूज। तो इन्होंने ये ऊपर वाला ट्रांसवर्सल सेक्शन दिखाया है जो क्रॉस सेक्शन में काटा है। तो देखो ऊपर एपिडर्मिस है, फिर आप ये फ्लोएम देख रहे हो, फिर बीच में कैम्बियम आ गया, अंदर जाइलम दिख रहा है, फिर पैरेन्काइमा आपको दिख रहा है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल सेक्शन ऊपर, नीचे वाला ये लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग सेल्स उस पर देख सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप देख रहे हो कि अंदर की तरफ जाइलम दिख रहा है, बाहर की तरफ फ्लोएम दिख रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने ये वुड का टुकड़ा लिया है। अब वुड में ये एनुअल रिंग देख रहे हो ना, ये एनुअल रिंग को काउंट करके हम बता सकते हैं कि ट्री कितना पुराना है। ठीक है, ये बाहर की तरफ फ्लोएम दिख रहा है और अंदर की तरफ इस पर वो होता है क्या, जाइलम होता है, और ये कैम्बियम और कॉर कैम्बियम है। जाइलम में जो ट्रैकीड्स होते हैं उनका क्या काम होता है। ट्रैकीड्स आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड डेड सेल्स। याद रखो, जो ट्रैकीड्स होते हैं वो लंबे लंबे डेड सेल से मिलकर बनते हैं। जो सेल्स होते हैं डेड होते हैं। बहुत बार पूछेंगे ये वाला सेल लिविंग था कि डेड था, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से लिविंग सेल्स है, कौन से डेड हैं। जो ट्रैकीड्स होते हैं वो इलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं, इनमें बड़ी बड़ी कैविटीज़ होती हैं, लेकिन कैविटीज़ खाली होती है, कुछ जिसके अंदर कंटेंट नहीं होता है। द सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब। ये सेल्स एक के बाद एक ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है, और ये लंबा सा ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दे हैव हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल्स। इनकी सेल वॉल जो होती है थिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, इससे थिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर लिग्निन आके चिपक जाता है। समझ में आ रहा है तुम्हें? नाउ दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बाय डेवलपिंग वेरियस टाइप्स ऑफ थिकनिंग इन देयर वॉल। क्योंकि इनकी वॉल थिक है इसलिए ये तो प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करता है। राइट, तो ये डायग्राम दिया है तुम्हारा इस तरीके से वेरियस शेप्स एंड ट्रैकीड्स के। तो लंबे लंबे इलोंगेटेड है और एक के ऊपर एक लगे रहते हैं और ये ट्यूब एक तरीके से पाइप जैसा बना लेते हैं। नेक्स्ट है जाइलम वेसल्स, जिसको हम ट्रैकी भी बोलते हैं। ये भी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये मेन जो वेसल्स का जो तुम्हारा ट्रैकीड्स का काम था वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का था, क्योंकि उसमें लिग्निन की डिपॉजिट होती है। लेकिन जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में और डिजॉल्व मिनरल से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये भी बड़े बड़े लंबे लंबे सेल से मिलकर बनते हैं जो एंड टू एंड आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से बने रहते हैं। द सेल्स वॉल आर, इसकी भी सेल्स वॉल जो होती है हार्ड होती है, थिक होती है और उसमें भी लिग्निन का डिपॉजिट होता है। ट्रांसफर्स वॉल्स गेट डिजॉल्व एंड मेक अ कंटिन्यूस वाटर पाइप। क्या होता है, मैंने बताया था ना कि जैसे ये ना ऐसे वो है, बीच में इसमें ना सीव ट्यूब पाए जाते हैं, इसमें छेद होते हैं, फिर ये दूसरा होता है, फिर सीव ट्यूब इस पर छेद होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे पूरा पाइप होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो बीच की जो पार्टीशन है ना वो डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व होता जाता है और ये ऐसा कंटिन्यूस कॉलम बना लेता है, ताकि अब आपका पानी जो नीचे से पानी और डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स आसानी से ऊपर जा सके। क्लियर, विदाउट एनी हिंड्रेंस। द सेल्स वॉल their cell walls are quite hard, thick and lignified. Transverse walls get dissolved and make a continuous water pipe. Xylem parenchyma क्या होते हैं? Consist of living parenchyma cells associated with the xylem. ये living होता है xylem parenchyma. These cells serve for storage of food. ये जो xylem parenchyma होता है ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, यानी कि शुगर और स्टार्च को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जाइलम का मेन काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना, ऊपर ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। साथ में ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और साथ में ये फूड स्टोरेज का काम भी करता है। तो ये हुआ जाइलम। दूसरा जो कंडक्टिव टिश्यूज पाया जाता है प्लांट में वो है फ्लोएम। फ्लोएम फोलोज वर्ड से बना है, फोलोज का मतलब होता है बार्क। प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स ड्यू टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का फंक्शन देखो यहाँ दिया है। फ्लोएम वो पैसेज बनाता है जिससे जो लीफ ने जो खाना मैन्युफैक्चर किया है वो पत्तियों से प्लांट के दूसरे हिस्से तक भी पहुँच सके। तो जो फ्लोएम में जो आपका मूवमेंट होता है वो टू वे होता है, मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ जाता है। क्योंकि तुम्हारे सपोज करो बड़ी बड़ी पत्तियों ने फूड बनाया और ऊपर छोटी पत्तियाँ हैं, ठीक है, तो इनके तक खाना भी पहुंचाना है तो अपवर्ड मूवमेंट भी होगा। नीचे तुम्हारी और ब्रांचेस हैं, रूट है, उनके पास भी खाना पहुंचाना है तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो गया। तो जो फ्लोएम होता है उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों होता है, ताकि जो फूड प्रिपेयर हुआ है फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो लीफ से प्लांट के अदर पार्ट्स तक भी पहुँच सके। दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड टुवर्ड्स द ग्रोइंग न्यू लीव्स, है ना। तो ऊपर जो नई पत्तियाँ उग रही हैं उनके ऊपर खाना पहुंचाता है, तो अपवर्ड मूवमेंट भी शो करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी शो करता है। द फ्लोएम
कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जिस तरीके से जाइलम तुम्हारे 4 प्रकार के सेल से मिलकर बनता है और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक उसी तरीके से फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स है और 4 प्रकार के सेल से मिलकर बना है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, देखो ये डायग्राम दिखा रहे हैं, जो ये अंदर वाला सीव सेल दिखा रहे हैं, ठीक है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा दिखा रहे हैं, ये कंपेनियन सेल दिखा रहे हैं, ये सीव प्लेट दिखा रहे हैं। सीव प्लेट में देख रहे हैं बीच में छन्नी सी लगी है ना, इससे आपका चीज़ें इधर की उधर मूव कर जाती हैं। जब से क्रॉस सेक्शनल वॉल लोगे तो इस तरीके से दिखेगा ये। सीव ट्यूब्स जो होते हैं मेड अप ऑफ इलॉन्गेटेड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग ए लॉन्ग ट्यूब। सीव ट्यूब्स भी लंबे लंबे होते हैं और एक के बाद एक लगे रहते हैं और लंबा सा पाइप सा बना लेते हैं। द ट्रांसवर्स वॉल्स आर परफोरेटेड एंड कॉल्ड सीव प्लेट्स। जो सीव ट्यूब्स होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, सीव ट्यूब्स के जैसे सीव ट्यूब्स है, इसके बीच में से एक छन्नी सी लगी रहती है, इसमें परफोरेशन यानी कि होल्स होते हैं जिससे चीज़ें ऊपर नीचे जा सकें। ठीक है, इसी छन्नी को हम सीव प्लेट कहते हैं। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इस सीव प्लेट्स की मदद से लीव्स से खाना ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट के अदर ऑर्गन्स में जाता है और वो स्टोरेज ऑर्गन्स में भी जाता है और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी जाता है। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स के साथ साथ क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। दे हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ द सीव ट्यूब सेल। वो सीव ट्यूब सेल को उसका काम करने में मदद करते हैं, उनको कंपनी प्रोवाइड करते हैं, फ्रेंड एक तरीके से। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज फाउंड एसोसिएटेड विद फ्लोएम। जितने भी पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज फ्लोएम में पाए जाते हैं वो फ्लोएम पैरेन्काइमा कहलाता है और इनका मेन फंक्शन होता है स्टार्च को स्टोर करना, फैट और अदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को स्टोर करना। ठीक है ना, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। जो फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो फाइबर बनाते हैं, तो फ्लोएम फाइबर भी स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यू से बनते हैं और ये मेनली इनका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करने का। तो आप देख रहे हो हर किसी का फंक्शन दिया गया है, लोकेशन दी गई है, आपको याद रखना पड़ेगा। द जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली फॉर्म द वस्कुलर बंडल। ये याद रखो, वस्कुलर बंडल किससे बनता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर वस्कुलर बंडल बनाते हैं। द वेन्स ऑफ द लीव्स आर एग्जाम्पल ऑफ वस्कुलर बंडल। तो जो पत्ती की जो वेन्स है ना वो एग्जाम्पल है वस्कुलर बंडल का, क्योंकि वेन्स में जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। दे आर इन कंटिन्यूटी विद द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द स्टेम्स एंड रूट। जाइलम एंड फ्लोएम तुम्हारे स्टेम्स और रूट्स में कंटिन्यूस रूप में पाए जाते हैं ताकि बहुत आसानी से वाटर और मिनरल सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो सके और साथ में फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। The above tissues, xylem and phloem, are termed as complex tissues, being made of more than one type of cells working together as a unit. मैंने बोला है ना, जाइलम और जो फ्लोएम है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा प्रकार के सेल्स से मिलकर बनते हैं। जैसे जस्ट अभी आपने फ्लोएम का एग्जांपल दिया, देखा कि फ्लोएम देखो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना है, तो एक से ज़्यादा उससे मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट देखो, इसमें समरी दी गई है प्लांट टिश्यूज़ की। जो प्लांट टिश्यूज़ हैं बेसिकली वो 2 प्रकार के हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, लगातार डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते रहते हैं और प्लांट के जितने भी ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। जबकि जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग होते हैं, इनका शेप फिक्स हो जाता है और एक परमानेंट फंक्शन करते हैं। जो परमानेंट प्लांट टिश्यू है वो 3 फंक्शन के हिसाब से 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, सपोर्टिव और थर्ड होता है कंडक्टिंग, इसको हम कॉम्प्लेक्स या वस्कुलर भी बोलते हैं। प्रोटेक्टिव या सिंपल कैसा हुआ, एपिडर्मिस, क्योंकि इसका मेन काम होता है उस पार्ट को प्रोटेक्ट करने का। तो ये प्रोटेक्टिव सिंपल टिश्यू जो होते हैं रूट, स्टेम्स और लीव्स की सरफेस पे पाए जाते हैं और ये उनको रूट, स्टेम्स और लीव को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो सपोर्टिव परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो 3 प्रकार के हैं मेन, जो हम स्टडी कर रहे हैं। एक है पैरेन्काइमा, जो सॉफ्ट फिलिंग प्लांट टिश्यूज़ है, मतलब पैकेजिंग का काम करते हैं और जो प्लांट के पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो सपोर्टिव टिश्यू है वो है कॉलनकाइमा, ये इलॉन्गेटेड होते हैं और इनकी सेल वॉल थिक होती है क्योंकि लिग्निन होता है। तीसरा जो है वो स्क्लेरेन्काइमा है, इसकी भी सेल वॉल थिक होती है क्योंकि इसमें लिग्निन होता है। अब जो तुम्हारा कंडक्टिंग या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जिसको हम वस्कुलर टिश्यू भी कह रहे हैं, उसमें एक से ज़्यादा प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं और ये पूरे एक की तरह काम करते हैं। जैसे जाइलम तुम्हारे 4 प्रकार का होता है, फ्लोएम 4 प्रकार का होता है, लेकिन उस चारों को एक साथ मिलकर फ्लोएम बोलते हैं, उन चारों को एक साथ मिलकर जाइलम बोलते हैं। तो जाइलम होता है वो वाटर कंडक्टिंग होता है,
इसके जो जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो ट्रैकीड्स, वेसल्स और पैरेन्काइमा में डिवाइडेड है। जो ट्रैकीड्स होते हैं वो लॉन्ग स्पिंडल शेप डेड सेल्स हैं, जबकि जो वेसल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं और इनकी एंड वॉल्स ओपन होती हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। जो फ्लोएम होता है वो फूड को कंडक्ट करता है। इसमें मेन जो होता है फ्लोएम वो सीव ट्यूब होता है, वो एक के बाद एक जुड़ा रहता है और एक तरीके से एक पाइप बना लेता है, और इसके बीच में क्या होता है सीव प्लेट लगी रहती है जिसमें पोर्स होते हैं जिससे चीज़ें आपकी इधर से उधर मूव हो पाती हैं। इसके अलावा फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी पाया जाता है। तो प्लांट टिश्यूज़ में इतना ही हमको करना है, जितना भी हमने पढ़ा है उसके बेस्ड एक प्रोग्रेस चेक है, देखते हैं आपको कितना आता है। बाकी आप एक बार चैप्टर रिवाइज करना है यहाँ तक तो आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। पहला है व्हाट आर द 2 बेसिक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़, तो हमने देख लिए 2 बेसिक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। गिव द टेक्निकल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। द कैटेगरी ऑफ प्लांट टिश्यूज दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, वो प्लांट टिश्यूज जिसने अपने एबिलिटी मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी को खत्म हो गई है वो क्या कहलाते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। द काइंड ऑफ प्लांट सेल्स विथ थिन वॉल्स एंड यूजली अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, वो प्लांट सेल्स जिनकी वॉल थिन है ना, तो वो कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, ठीक है ना, और सिंगल लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है, तो पैरेन्काइमा से एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इलांगेटेड सेल्स विच आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स, लंबे लंबे सेल्स जिनकी कॉर्नर्स थिक हैं, तो ये क्या था, ये था कोलेनकाइमा। फोर्थ, द 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच प्रोवाइड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटीरियल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो 2 प्रकार के टिश्यूज जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या है, वो है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। फ्लोएम सेल्स कैरी मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट, यस, फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो ट्रू है फर्स्ट वाला। वेन्स ऑफ लीव्स है बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, हाँ हमने जस्ट अभी पढ़ा कि वेन्स में जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, तो ये भी ट्रू है। द ओल्डर जाइलम टिश्यूज डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट, सही है, क्योंकि जो ओल्डर जाइलम टिश्यू होता है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता, वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये ट्रू है। द ओल्डर जाइलम टिश्यू डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट, ट्रू। द स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, फॉल्स। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते, क्योंकि ये तो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फाइबर बनता है और स्टोन जैसे सीड्स बनते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे मैंने अच्छे से प्लांट टिश्यू डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट में मैं एनिमल टिश्यू डिस्कस करूँगी। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन प्लेस करिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।